गुड आफ्टरनून। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ओके, जस्ट वेट। मैं एक्चुअली क्लास टाइम पे घुसा था, लेकिन देख रहा हूँ कि कोई आया नहीं, तो मैं इसलिए बोला कि चलो नहीं इंटरेस्टेड है शायद से बच्चे आज। वैसे मंडे को मैं लेता नहीं था क्लास, लेकिन अब लेटर वाले आ गए हैं, तो मुझे लगता है उनको भी क्लास स्टार्ट करके इनको क्लास को कंप्लीट कर देना चाहिए। सर 24 से उन लोग का, तो इसीलिए कुछ कुछ स्टूडेंट ही शायद ज्वाइन करेंगे। uh, वो लोग सारे आ चुके हैं ना क्लास में, अभी ज्वाइन कर चुके हैं ना? नो सर। सर उन मुझे लोग का लगता है 24 से स्टार्ट कीजिएगा। 24 है ना, ठीक है फिर। अभी 4 ही स्टूडेंट है, सब पुराना रेगुलर में। ठीक है, हम लोग जो आयरन कार्बन डायग्राम कर रहे थे उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं, क्योंकि आयरन कार्बन डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे। हम लोग का आयरन कार्बन डायग्राम खत्म हो जाएगा, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, दैट इज हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट टॉपिक्स का रहेगा स्टार्ट, और उसके बाद फिर हम लोग मुझे लगता है फिर हम लोग का ज़्यादा टॉपिक है नहीं, कि पॉलीमर्स और हाइड्रोकार्बन वाला है, हाइड्रोकार्बन मेटेरियल्स है। तो हाइड्रोकार्बन मेटेरियल्स में तुमने ये पढ़े होंगे शायद से, डिप्लोमा लेवल पे या मैट्रिक लेवल पे तुमने पढ़े होंगे। नायलॉन 66, रबर, रेसिन्स और पॉलीमर्स के बारे में पढ़े होंगे तुमने। मोनोमर्स, पॉलीमर्स, इस टॉपिक हम लोग पढ़ा हुआ था। एक नया टॉपिक सिर्फ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, वो सेरेमिक्स है। सेरेमिक्स है, पीसीसी है, आरसीसी है, दैट इज कंपोजिट मटेरियल्स। कंपोजिट मटेरियल के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा, बाकी हम लोग का टॉपिक सब पुराना ही है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम को स्टडी करते हैं। आयरन कार्बन डायग्राम में हम लोग ने क्या क्या समझ चुके थे, एक बार अगर होल एंड सोल हमको देखते हैं, तो मुझे इतना समझ में आया था कि हम लोग ने पार्ट वाइज डायग्राम को तोड़ के देखना चालू किए थे। मतलब हम लोग लास्ट क्लास में अगर मैं बोलूंगा, तो हम लोग ने इस पार्ट को स्टडी किए थे। मेरे यूनिट, अच्छा मेरे पास में मैंने ये नहीं किया, क्लास शेयर नहीं किया ना, ये रहा शेयर स्क्रीन, ये सॉरी, ये रहा। हम लोग लास्ट क्लास में जो स्टार्ट किए थे, हम लोग कुछ ये वाला पार्ट को स्टडी किए थे, इस पार्ट को स्टडी किए थे, इस पार्ट में स्टडी किए थे, याद है? जिसमें कि मैंने बोला था कि यहाँ पे 100% Fe है और 0% कार्बन है, राइट? हम जो डिस्कशंस किए थे, हम लोगों ने डिस्कशंस में यही चीज किए थे। जस्ट मैं थोड़ा सा नेटवर्क में जा रहा हूँ और थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली बच्चे लोग नीचे में देख रहे हैं, मैं इसलिए रूम में नहीं था। अब मैं छत पे आया तो छत पे आवाज ज्यादा, तो मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाके थोड़ा सा नेटवर्क में रह के हम लोग पढ़ते हैं। अभी आप कॉलेज में हैं क्या सर? नहीं वो महाराज, तो मैं आज कॉलेज गया था, सेकंड हाफ में मैं लौट के आ गया हूँ, तो इसलिए बोला कि घर से मैं क्लास ले लूंगा। चलो, हाँ चलो वापस आ गए हैं रूम के अंदर में। मुझे लगता है आवाज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और इको भी नहीं करेगा। चलो ये रहा, हम लोग जो डिस्कशंस किए थे लास्ट क्लास में, हम लास्ट क्लास में डिस्कशंस किए थे इस आयरन कार्बन डायग्राम का ये वाला पोर्शन। इस डायग्राम में हम लोग ने क्या देखे थे, व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट दैट डायग्राम। इस पोर्शन में हम लोग क्या ऑब्जर्व किए थे? मेरा ऑब्जर्वेशन क्या क्या था कि यहाँ आयरन जो था 100% आयरन है, 0% कार्बन है। अगर प्योर कार्बन आयरन को हीट कर रहा हूं, अगर प्योर आयरन को हीट करना चालू करता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं हीट करना, मैं स्टार्ट किया हीट करना, तो मैं देख रहा हूं कि मुझे कुछ इस तरह से है कि कार्बन डिसॉल्व होने लगा उसमें। कार्बन थोड़ा 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 करके डिसॉल्व हो रहा है हीट बढ़ाने, मतलब प्योर आयरन पूरा कार्बन अपने आप एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कार्बन अपने आप उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। उसके लिए मुझे हल्का सा हीट सप्लाई करना, मतलब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है। और एनर्जी में सप्लाई जब करना चालू किया हीट को मैं, तो ये देख रहा हूँ कार्बन थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व होने लगा है। और डिसॉल्व होते होते ये मैक्सिमम डिसॉल्विंग पॉइंट इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम 0.022 पॉइंट पे मैक्सिमम डिसॉल्व हुआ आयरन 760 डिग्री सेल्सियस पे, 700 723 डिग्री सेल्सियस पे ये मैक्सिमम डिसॉल्व हुआ प्योर आयरन में। प्योर आयरन में कार्बन जो डिसॉल्व हुआ 723 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम डिसॉल्व हुआ, 0.022% तक हुआ। और उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये फिर से ये डिसॉल्विंग कैपेसिटी से कम हो गया। जैसे मैं टेम्परेचर और बढ़ा रहा हूं, तो ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है। अब ये डिसॉल्व होने की जगह ये यहाँ पे जाके सैचुरेट हो जाता है, फिर से ये प्योर
प्योर आयरन में जाके बदल जाता है फिर से इस जगह प्योर आयरन बन गया, मतलब ये प्योर से फिर से यहाँ आयरन बन गया, मतलब यहाँ कार्बन रिलीज कर दिया, कार्बन यहाँ से निकल गया बाहर। तो ये मैंने ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये आई है ऑब्जर्वेशन मेड किया मैंने इस ग्राफ में, यहाँ तक मुझे ये समझ में आया। ये क्लियर हो रहा है, ये समझ में आ गया इस पोर्शन को, इस पोर्शन में क्या हुआ समझ में आया। यहाँ पे आयरन प्योर फॉर्म में था, कार्बन 0% है, लेकिन जैसे जैसे मैंने हीट करना चालू किया कार्बन डिसॉल्विंग स्टार्ट हुआ और 723 डिग्री सेल्सियस पे, ये 723 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन मैक्सिमम डिसॉल्व हुआ 0.022%। और उसके बाद मैं हीट को जैसे देना चालू करता हूं तो कार्बन डिसॉल्व नहीं हो रहा है बल्कि कार्बन रिलीज हो रहा है, आयरन से कार्बन निकलने लगा बाहर और फिर से ये प्योर आयरन में बदल गया। तो ये कुछ मैंने ऑब्जर्व किया ये वाला ग्राफ में। और ये किस फॉर्म में था, सॉलिड आयरन, ये सॉलिड आयरन में है क्योंकि लिक्विड कहां से बनना चालू होता है। मैं यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगा, लिक्विड यहाँ पे मेरा अल्फा है गामा है और लिक्विड यहां से स्टार्ट हुआ था, मतलब 1140 डिग्री सेल्सियस पे यहां से मेरा लिक्विड स्टेट में आ गया था। पूरा लिक्विड स्टेट जो है मेरे यहाँ पे आ रहा था, इस जगह पे लिक्विड स्टेट आ रहा है, ये जगह जो था मेरा लिक्विड स्टेट में आना चालू हो चुका था। तो ये मेरा ग्राफ हुआ। इसके बाद में मैं थोड़ा सा और पढ़ता हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। तो मैंने और एक चीज ऑब्जर्व किया, फिर मैंने क्या किया 723 डिग्री सेल्सियस में कार्बन और मैं आगे बढ़ाते चला गया, मतलब इसी आयरन में कार्बन का डिसॉल्विंग बढ़ाते गया और साथ में हल्का हल्का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। तो ये सॉलिड ये आयरन चल रहा है, अभी तक सॉलिड आयरन चल रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो अभी तक ये सॉलिड आयरन चल रहा है, पूरा का पूरा सॉलिड, मतलब पिघला नहीं है, आयरन पिघल नहीं रहा है, कार्बन एडिशन हो रहा है। अगर मैं 723 तक देख रहा हूँ, 723 तक चल रहा हूँ, 723 डिग्री सेल्सियस, ये रहा 723 डिग्री सेल्सियस तक मैं देख रहा हूँ। तो मैं कार्बन डिसॉल्व कर रहा हूँ, कार्बन का परसेंटेज बढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये वैसे के वैसे ही सॉलिड स्टेट में है, नथिंग इज चेंजिंग। ये डिसॉल्व बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, ये अपना फेस चेंज नहीं कर रहा है, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स फेस, इट इज इन सॉलिड स्टेट ओनली। सो नेक्स्ट व्हाट इज हैपनिंग, अभी इसको मैं फिर से क्लियर करके फिर से एक बार ये कर रहे हैं, समझते हैं। ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये 723 तक में अभी तक मेरा किस फॉर्म है, ये है अल्फा आयरन के फॉर्मेट में। तो ये सारा चीज यहां तक हो गया, ये सारा चीज इसी स्टेट में आ गया है, यहां तक में पूरा सॉलिड है, अल्फा आयरन है, अल्फा आयरन है, ये सारा अल्फा आयरन के रूप में है, सॉलिड स्टेट में है और कार्बन परसेंट बढ़ाने पे भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कुछ पॉइंट ऑब्टेन हो रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जर्वेशन से आ रहा है, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये मेरा था इक्टोटाइड पॉइंट, इक्टोटाइड बोलते थे, इक्टोटाइड वो पॉइंट था जिसमें कि स्टील का क्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे स्टील है, यहाँ पे गुड स्टील है, अब गुड स्टील है, ये स्टील है, लो कार्बन स्टील है, ये 0.74% तक, 0.746, ये जो है 0.76% जो बोल रहा है, इस परसेंट तक कार्बन मेरा डिसॉल्व करते हैं तो हम लोग स्टील कह रहे हैं। इसको कहते हैं हाइपो यूक्टिटाइड, हाइपो मीन्स लो प्रेशर, लो कार्बन स्टील्स भी कहते हैं, लो कार्बन स्टील बोलो, हाइपो यूक्टिटाइड स्टील बोलो। इसके बाद अप टू 2.24 तक, इसके बाद 2.24 तक देखेंगे, 2.24 तक कहाँ गया, ये रहा 2.24, ये रहा ऊपर में ये वाला जो पार्ट है। इसके बाद ये वाला देख रहे हैं, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, देखो इस पॉइंट को देख रहे हैं, एक इस पॉइंट को कह रहे हैं, इस पॉइंट के चीज को हम लोग बोले हाइपो, और यहां तक के बोल रहे हैं हाइपर। यहां तक का स्टील अगर कार्बन डिसॉल्व कर रहे हैं इस पॉइंट तक तो हम लोग उसको हाइपर स्टील कह रहे हैं, हाइपर यूक्टिटाइड स्टील। और उसके बाद यहां से क्या हो जाता है, कास्ट आयरन, स्टील नहीं है वो, अब वो स्टील का प्रॉपर्टीज लूज कर चुका है, स्टील के प्रॉपर्टीज भी लूज करके वो क्या बन चुका है, इट इज नॉट इन कास्ट आयरन फॉर्मेशंस। अब ये कास्ट आयरन के फॉर्मेशंस में, यस व्हाट हैपेंड, 2.14 के बाद क्या, हाँ 2.14 के बाद जो है ना, इस पॉइंट के बाद ये स्टील खत्म, अब स्टील वर्ड नहीं होगा, अब यहां से कास्ट आयरन कहलाएगा, कास्ट आयरन कहलाएगा यहां से, ठीक है। यहां तक स्टील था, ये हाई स्पीड स्टील हो गया, मतलब हाई क्वालिटी स्टील, मतलब टूल स्टील,
ठीक है, ये टूल स्टील जिसको बोलते हैं, जो कटिंग टूल्स, ड्रिल बीट के लिए, कांटे बनाने के लिए, हैमर बनाने के लिए, या फिर आरी बनाने के लिए, आरी का पट्टी जो होता है, हैक्सॉ ब्लेड्स, या टूल का, कटिंग टूल्स का, जो भी बोलो तुम, सारे टूल्स का ये इस्तेमाल यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक मैं बना रहा हूँ मैं। और इससे पहले जो हमारा था, इससे पहले स्टील जो बन रहा है, सॉरी, इससे पहले वाला स्टील जो बना, यहाँ से आप बोलेंगे कि ये सर स्टील में फिर यहाँ से यहाँ तक क्या कराया, ये भी तो था, यहाँ से यहाँ तक का स्टील को क्या कहेंगे, ये हमारे यूटेंसिल स्टील्स है, स्टेनलेस स्टील का यूटेंसिल स्टील्स है, जो हमारा बर्तन है, चम्मच है, कटरली सेट है, जितने भी हमारे बन रहे हैं वो इस रेंज में बन रहा है। जितने भी हम लोग हाउस होल्ड स्टील्स यूज कर रहे हैं, हाउ मच हाउस होल्ड स्टील्स वी आर यूजिंग, इट इज अप टू 0.24, सॉरी 0.7 तक का है, 0.76% तक का जो कार्बन है, वहां तक का स्टील हम लोग बोल सकते हैं कि ये हाउस होल्ड स्टील में यूज हो रहा है। अगर 0.76 है, क्योंकि हम लोग को खाने में बर्तन जो यूज करेंगे वो हमारा कार्बन परसेंटेज ज्यादा नहीं है, तो हमारा वो ज्यादा ये नहीं होना चाहिए कार्बन उसमें, हमारा ज्यादा उसमें हमारा ज्यादा परसेंट यूज नहीं होता है। जब हम लोग घर का हाउस होल्ड स्टील बनाते हैं ना, हाउस होल्ड स्टील यहाँ तक बनाते हैं, तो हाउस होल्ड स्टील में 0.76, अगर मैं घर में बर्तन यूज कर रहा हूँ, बर्तन स्टेनलेस का, तो 0.76% कार्बन उसमें रहेगा। अगर 0.76% से ऊपर पड़ते हैं और 2.24 तक जा रहे हैं, 2.14% तक जा रहे हैं, 2.14% तक जा रहे हैं, तो वो मेरा टूल स्टील तक कहलाता है। यहाँ भी स्टूल कुछ कुछ स्टील जो अलग अलग कैटेगरीज के हैं, कुछ हेक्सॉ के लिए होता है, कुछ हैमर्स बनाने के लिए होता है, कुछ चीजें बनाने के लिए काम आएगा, और कुछ कटिंग टूल्स बनाने के लिए आएगा, और कोई सीएनसी का कटिंग टिप बनाने के लिए आएगा, सीएनसी मशीन का कटिंग टूल्स बनाने के लिए आएगा, कार्बाइड टिप्स वाला। तो ये अलग अलग चीजों को हम लोग यहाँ, जैसे ये कार्बाइड टिप बोलते हैं, कार्बाइड टाइप टूल्स, तो कार्बाइड में कार्बन का मात्रा ज्यादा हो जाता है, तो 2.14% तक कार्बन हम यूज करें, ताकि वो कटिंग एबिलिटी उसका बढ़ जाए, उसका कटिंग एबिलिटी बढ़ जाए, हार्डनेस उसका बढ़ जाए, स्ट्रेंथ उसका काफी बेहतर हो जाए। तो ये एक रहेगा उसका, यहाँ तक का समझ में आ जाना चाहिए हम लोग को। और ये अल्फा आयरन कहलाएगा। अब अल्फा आयरन में अलग अलग तो क्वालिटी होता है, जैसे बोलेंगे ना कि एक ही तरह का उसमें कुछ क्वालिटीज है, तो सीमेंटाइट है, परलाइट है, ठीक है। अब सीमेंटाइट और परलाइट ग्रेन से तो कैसे कहते हैं हम लोग, है यहाँ पे देखो, इसके लिए नीचे वाला एक मैं स्लाइड को यूज कर रहा हूँ। अब हम लोग पेरेटाइट कब बोलेंगे, ग्रेन्स को हम लोग पेरेटाइट कब बोलेंगे कि ये परलाइट स्टील है, ये पेरेटिक रिएक्शन है, ये कैसे बोलते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, लिक्विड डेल्टा फेराइट आयरन से, डेल्टा फेराइट आयरन का यहाँ दिया है, इस डायग्राम में दिया है, इस चीज पे यहाँ तुम ध्यान दोगे तो यहाँ दिख रहा होगा लिक्विड का ये वाला टेबल जो है, इसको देखते हैं, इसमें डेल्टा फेराइट बोलता है। डेल्टा फेराइट मतलब, डेल्टा फेराइट है बीसीसी स्ट्रक्चर से पैरामैग्नेटिक है, डेल्टा की बात कर रहा है। गामा ऑस्टेनाइट ये एफसीसी है, नॉन मैग्नेटिक है। अल्फा फेराइट, जो हमारा अल्फा फेराइट अभी नीचे हम लोग यूज करें 723 डिग्री सेल्सियस में यूज करें, वो मेरा है अल्फा फेराइट। बीसीसी स्ट्रक्चर है, फेरोमैग्नेटिक है, डक्टाइल प्रॉपर्टीज है इसमें। ये 4 पॉइंट याद रखना कि तुम्हारा अल्फा फेराइट का क्या खासियत है। ये बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, और फेलिक डक्टाइल होता है। और यही चीज आगे मैं बोलता हूँ, जब इसी को मैं यूज बोलता हूँ कि ये अगर अल्फा फेराइट में और थोड़ा सा सेकेंड रूप होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और कार्बन और डिजोल्व होते जाएगा, आयरन में और कार्बन डिजोल्व हो रहा है, तो वो अल्फा फेराइट ही है। लेकिन उसका दूसरा नाम देते क्या है, सीमेंटाइट, जो ग्रे स्ट्रक्चर्स होगा, ये ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर्स होगा, ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर्स होगा, हार्ड होगा, ब्रिटल होगा। ये अल्फा फेराइट का ही रूप है, अल्फा फेराइट का ही रूप है। अल्फा फेराइट का हायर वर्जन है, जब कार्बन ज्यादा डिजोल्व हो गया है तो ये सीमेंटाइट बन गया, जो कि ग्रे कलर का स्ट्रक्चर्स होगा। और अल्फा फेराइट होता है व्हाइट, ठीक है, सॉलिड व्हाइट आयरन रहेगा, ये व्हाइट एकदम है दिखने में, और ये ग्रे है। ये भी अल्फा फेराइट है, ये भी अल्फा फेराइट ही है, लेकिन इसको हम दूसरा नाम देते हैं सीमेंटाइट। सीमेंटाइट ग्रेन जब कार्बन का परसेंटेज बढ़ जाएगा, मतलब 2.14 के ऊपर जा रहे हैं, तो वो सीमेंटाइट बनते जा रहा है, ठीक है। 2.14 तक हम बोले अल्फा फेराइट, अल्फा फेराइट से ऊपर उठ गए हैं, कार्बन डिसॉल्व कर रहे हैं, तो सीमेंटाइट कहला रहा है। और इसका ये सारे प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, ये सारे प्रॉपर्टीज जो दिख रहा है, ये प्रॉपर्टीज उसमें अटेन आ जाएगा। ये रहा मेरा एक और डिस्कशन।
इसके बाद एक और डिस्कशन का टॉपिक है रहा रिएक्शंस। जब हम लोग बोलते हैं पैरेटिक रिएक्शंस, हम लोग बोलते हैं यूटेटिक रिएक्शंस, हम बोलते हैं यूक्टोटाइड रिएक्शन, तो क्या चीज बोल रहे हैं हम लोग ने? बोले यूटेक्टिक रिएक्शंस, हाइपर यूक्टोटाइड और हाइपो यूक्टोटाइड हम लोग बोले थे। देखो ये आप यहाँ पे डायग्राम को मैं लेके जा रहा हूँ। ये देखो यूक्टोटाइड में क्या बोला, ये यूक्टोटाइड है, कितने पूरा 723 डिग्री सेल्सियस, 727 लिखा है, 723 हम बोलेंगे, 723 डिग्री सेल्सियस। ये रहा परसेंटेज कार्बन कितना है, 0.77%। हाँ बोलो। अल्फा प्लस Fe3C सब जगह क्यों लिखा हुआ है? जैसे यहाँ पर ऊपर में गामा प्लस Fe3C लिखा हाँ हुआ है। अब मैं बताता हूँ, वही चीज मैं तुमको समझा देता हूँ क्या चीज है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, प्योर आयरन। इस जगह ये डायग्राम का ये वाला पार्ट में था ना, प्योर आयरन Fe है, Fe, ठीक है। अब जैसे मैं इसके बाद 0.022% के बाद मैं कार्बन को करता हूं, ऐड करता हूं, तो ये आयरन कार्बाइड हो जाएगा, आयरन कार्बाइड Fe3C, ठीक है। ये समझ में आया? ये देखो यहां तक का जो, यहां तक का मैं बोल रहा हूँ आयरन, ये एक जूम करेंगे, इसको हम लोग जूम करेंगे, ठीक है। इसको मैं जूम करता हूँ, ये जूम करते हैं, चलो इसको पहले जूम करेंगे अच्छे से। अब विजिबल है, डायग्राम विजिबल है ये? ओके। यस। अब हम समझते हैं कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग है। इस जोन में जो भी, इस जोन में जो भी रहेगा, इस जोन में जो भी रहेगा, इस जोन में उसको हम लोग बोलेंगे Fe, ठीक है, Fe। अब इस जोन, ये रेड वाला लाइन से, इस रेड लाइन से इस साइड में आएंगे तो क्या हो जाएगा, Fe3C, मतलब अब कार्बन का मात्रा बढ़ गया है। 0.022 जो था ना, ये 0.02% है, उससे ज्यादा मात्रा बढ़ने पे फेरस कार्बाइड बन जाएगा, फेरस कार्बाइड। ये आयरन कार्बाइड बोलते हैं हम लोग, सिंपल वर्ड में बोलेंगे आयरन कार्बाइड, ठीक है। तो अब यहां तक मेरा सॉलिड फॉर्म का प्योर आयरन था, इस जगह प्योर आयरन था, लेकिन इस जगह पे मेरा कार्बन का मात्रा आ गया है, और कार्बन को हम लोग Fe3 के रूप में शो करेंगे। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस देख रहे थे हम, जो नीचे रिएक्शन देख रहे थे, इस डायग्राम के साथ में देखते हैं। अब आते हैं फिर से इस डायग्राम पे, आज का रिएक्शंस पे। तो मैं देख रहा हूँ, पहला यूटेटिक में बोला था, यूटेक्टोइड पॉइंट बोला था, हाइपर यूक्टोटाइड, ये रहा, ये मेरा यूटेक्टोइड पॉइंट है। ये जो दिख रहा है ये पॉइंट मेरा हाई, इसको यूक्टोटाइड पॉइंट कहे हैं। यूक्टोटाइड पॉइंट में क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गामा आयरन। यहाँ देखना, ये वाला क्या है, ये देख यहाँ पे क्या है, गामा है। गामा को हम लोग कहते हैं ऑस्टेनाइट ग्रेन्स, ठीक है। गामा को सॉलिड फॉर्म ऑफ आयरन विच इज कॉल्ड ऑस्टेनाइट। और ये जो है, ये दो तरह का है। जब गामा आयरन बोलेंगे ना, ये गामा आयरन जो होगा ना, ये होगा अल्फा आयरन को कंटेन कर रहा होगा, अल्फा आयरन प्लस कार्बाइड, और वो 727 के ऊपर जाएगा, और कार्बन इतना रहना चाहिए। यूक्टोटाइड बनने के लिए, यूक्टोटाइड आयरन को बनने के लिए 727 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कार्बन का परसेंटेज 0.77 होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो यूक्टोटाइड पॉइंट का ऑकरेंस होगा, मतलब यूक्टोटाइड पॉइंट दिखना चालू हो जाएगा, और वो रहेगा। और यूक्टोटाइड पॉइंट का खासियत क्या है, इट विल बी गामा आयरन, इट इज कॉल्ड गामा आयरन। गामा आयरन वो होगा किसका कॉम्बिनेशन होगा, गामा आयरन कॉम्बिनेशन होगा अल्फा प्लस कार्बाइड, आयरन कार्बाइड। अल्फा प्लस आयरन कार्बाइड को जब जोड़ा जाएगा 727 पे, और परसेंटेज 0.77, उसको हम लोग बोलेंगे यूक्टोटाइड। अब नेक्स्ट जाते हैं यूटेटिक पॉइंट की तरफ में। यूटेटिक पॉइंट कहां पे, मेरा 2.4 की तरफ है। ये रहा मेरा 2.14, ये मेरा रहा 2.14, 4.3 पे, सॉरी 4. ये तो रहा, ये हाइपो था, हाइपर था, यहाँ तक का हाइपर था। यहाँ पे मेरा है यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट पे क्या हो गया, टोटल ये कार्बन जो है मेरा परसेंटेज जो है 4.3% है, 4.3% कार्बन मेरा है। यूटेक्टिक पॉइंट जब बोल रहा है, जब यूटेक्टिक पॉइंट बोल रहा है, तो मेरे दिमाग में एक चीज पिक्चर क्लियर है कि कार्बन का परसेंटेज 4.3 रहेगा, कार्बन का परसेंटेज 4.3 है, और उसका टेम्परेचर होना चाहिए 1147 डिग्री सेल्सियस उसका रहेगा टेम्परेचर, 1147 डिग्री सेल्सियस है।
और वो किस तरह का होगा, गामा, गामा आयरन है प्लस कार्बाइड है, ये भी गामा आयरन सॉरी अल्फा है, ये लिक्विड में आ गया, थोड़ा सा ये लिक्विड स्टेट में आ गया, ये थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में आ गया, यूटेटिक पॉइंट के बाद लिक्विड है, यूटेटिक पॉइंट के बाद अगर तुम देखोगे इसको, इसके ऊपर देखो ये लिक्विड है, यूटेटिक पॉइंट के ऊपर, यूटेटिक पॉइंट के ऊपर, ये यूटेटिक पॉइंट के ऊपर सब क्या है, लिक्विड है, राइट। वो क्यूरी पॉइंट है ना सर? ये वाला 4.3 जो है, ये वाला जो है, इसको यूटेटिक पॉइंट कहेंगे, इसको मैं लिख भी देता हूं, यूटेक्टिक पॉइंट, ठीक है, ये यूटेक्टिक पॉइंट कहलाएगा। यूटेक्टिक पॉइंट मतलब द पॉइंट एट विच ऑल द सॉलिड या बोलो नो एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड टेक्स प्लेस, कोई सॉलिड एग्जिस्टेंस नहीं दिखेगा आयरन का, मतलब कोई भी सॉलिड फॉर्मेशन का, आप सॉलिड का कोई चीज हम लोग देखेंगे नहीं, सारा चीज लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। तो यूटेटिक पॉइंट है वो पॉइंट है in which we will able to see all the liquid ions, not any particle of solid. सॉलिड का कोई चांस ही नहीं, इसमें सॉलिड आयरन का कोई चांस ही नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, ये क्लोराइड में क्या होता है, ये क्लोराइड में इस जगह पे क्या होता है 2.4 में, ये 0.76 में, यहाँ से यहाँ तक का देख रहे हैं यूटेटिक हाइपर यूक्लोटाइड, इसमें सॉलिड आयरन है, लिक्विड अभी तक हुआ ही नहीं है, लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन अभी हुआ ही नहीं है। ये पूरा का पूरा अब यहाँ तक जो है, यहाँ पर भी सॉलिड है, यहाँ पर भी सॉलिड है, यहाँ लिक्विड दिख रहा है, यहाँ से लिक्विड दिखना चालू हो गया, इस जगह पे लिक्विड है, इस जगह लिक्विड है, इस जगह लिक्विड है। तो ये लिक्विड जहां जहां आ रहा है वहां पे लिक्विड एल लिखा हुआ है, जहां अल्फा गामा डेल्टा लिखा हुआ है वो सॉलिड वहां पे प्रेजेंट है, अभी भी सॉलिड है, हो सकता है 10% हो, 5% हो, 20% हो, लेकिन सॉलिड अभी भी प्रेजेंट, मतलब डिसॉल्व कंप्लीट लिक्विड नहीं हुआ है, ठीक है। ये रहा, तो हम लोग पॉइंट को समझ रहे हैं, ये यूटेटिक पॉइंट। अब जाते हैं पेरियोडिक पॉइंट, पेरियोडिक पॉइंट मतलब 0.18%, 0.81% यहाँ था लिक्विड है ना सर, यहाँ पे यूटेटिक लिक्विड है, मतलब एल लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ एल लिखा हुआ तो वहाँ लिक्विड हो, लिखा है लिक्विड स्टेट में है वो, जो यूटेटिक लिखा हुआ है लिक्विड की नॉट पैसिव एल जो यूटेटिक में है ना, ये पैसिव है, ये पैसिव है लिक्विड, नॉट कंप्लीट लिक्विड, ये पैसिव लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में है, मतलब सेमी विस्कस फॉर्म में बोल सकते हो, विस्कस फॉर्म में जेल फॉर्मेशंस में है, जो कि हल्का सा सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, लेकिन कंप्लीट लिक्विड नहीं है, लिक्विड पूरा यहाँ पे है, प्योर लिक्विड, बाकी सारा कॉम्बिनेशन में, बाकी सब कॉम्बिनेशन में जहां पे देखेगा तो कॉम्बिनेशन में तेरे को मिलेगा। यहाँ पे देखिए डायग्राम में, तेरे को यहाँ पे इस जोन में ही सिर्फ लिक्विड, इस जोन में ही सिर्फ तेरे को लिक्विड दिखेगा, इस जोन में ही सिर्फ लिक्विड दिख रहा है, बाकी जगह तो वो तुमको एक कॉम्बिनेशन भी दिखेगा, यहाँ भी तेरे को कॉम्बिनेशन दिखेगा, लिक्विड प्योर जो है सिर्फ इसी जोन में मिलेगा मुझे, जहां ऊपर दिखाया गया है एल जोन, बस वहीं पे तेरे को लिक्विड आयरन तेरे को प्योर फॉर्म में दिख रहा है इसमें, बाकी इसके बाद में तेरे को सब जगह सेमी में दिख रहा है, मतलब कुछ परसेंट है। और उसका हम लोग परसेंटेज कैलकुलेशन करने के लिए सीखे थे गिब्स का फेज रूल से, हम लोगों ने एक क्लास याद कर परसेंटेज निकाले थे, परसेंटेज ऑफ लिक्विड, परसेंटेज ऑफ सॉलिड, उसका हम लोगों ने कैलकुलेशन करना सीखे थे, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में, एक इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने उसका परसेंटेज कैलकुलेशन का फॉर्मूला निकाले थे, तो फॉर्मुलेशन निकाल के वो करना पड़ता है, शायद समझ जाता है। रूपा मैडम का क्लास है तुम लोग, रूपा मैडम का क्लास है 3:10 से, तो मैं क्लास एंड करता हूँ, मैडम का क्लास चलेगी, मैडम अभी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, मैं क्लास एंड करता हूँ, हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल, आई एम एंडिंग क्लास, प्लीज ज्वाइन रूपा मैडम क्लास नाउ।